चलिए सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। एक प्रश्न महाद्वीपीय विस्थापन पर पूछा गया था, उसे ध्यान में रखकर आप समझ लीजिए कि महाद्वीप अलग कैसे हुए थे। यही बात जानने की कोशिश की गई थी। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत आपने पढ़ा है। इसके अनुसार पृथ्वी के स्थलमंड के खंड यानी कि जो प्लेट्स हैं वो लगातार गतिशील हैं। हमने इसके बारे में पहले भी बातें की हैं कि ये जो धरती है इसकी जो ऊपरी परत है जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं, पपड़ी बोलते हैं, ये कंटिन्यूस नहीं है, बीच बीच में ब्रेक्स हैं। ठीक है, ऐसे प्लेट्स बनी हुई हैं अलग अलग। अब वो एक सीमा से लगी हुई हैं दूसरी प्लेट से। ठीक है, ये बॉर्डर है, ऐसे प्लेट्स बनी हुई हैं। ये धीरे धीरे सारी प्लेटें इधर उधर खिसक रही हैं। कहीं पर पता चल रहा है कि प्लेटें एक दूसरे से रगड़ते हुए आगे बढ़ रही हैं, कहीं पता चल रहा है कि प्लेटें एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, वहाँ पे पर्वत बन जाते हैं। कहीं पता चलता है कि प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, वहाँ पे जो जगह खाली है वहाँ पर ज्वालामुखी बनती रहती है, नई परत बनती रहती है। तो ये चीज़ें आपको पहले भी बताया था, फिर से मैंने दोहरा दिया। इसकी गति के कारण महाद्वीप अलग हुए और खिसकते रहे। भाई प्लेट्स धीरे धीरे सरक रही हैं तो महाद्वीप हमने देखा था, पेंजिया, पैंथालासा, गोंडवाना, ये सब हमने पढ़ा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो सारी वीडियोस अच्छे से देखिए, रिवाइज़ करिए। नोट एडवांस में सारी दी जा चुकी है, इंग्लिश में, हिंदी में, तुरंत ले लीजिए, कम समय में आप जल्दी से तैयार कर लेंगे। फिलहाल यह सिद्धांत महाद्वीपीय विचलन सिद्धांत और भूगर्भीय हलचलों पर आधारित है। प्लेटें विभिन्न दिशाओं में खिसकने से आज के महाद्वीप वर्तमान स्वरूप में जो दिख रहे हैं वो बने हैं। ये बेसिक सी बात हो गई। वलन क्रिया किसका परिणाम है? जो फोल्डिंग होती है वो कैसे होती है? वलन क्रिया जो है पृथ्वी की सतह पर पर्वत निर्माणकारी बल के कारण होती है। माउंटेन बिल्डिंग फोर्स जो होता है ये भी प्लेट टेक्टोनिक से ही जुड़ी हुई है। अभी मैं समझा देता हूँ। जब दो टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं तो उनके बीच में दबाव और संकुचन की वजह से चट्टानें मुड़ जाती हैं। इस क्रिया को वलन कहा जाता है और इसी से वलित पर्वत बनते हैं, जैसे हिमालय बना है, एल्प्स बना है। इसे संपीड़न बल भी कहा जाता है। अब थोड़ा समझ लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पर एक ये प्लेट है, प्लेट जैसा बना देते हैं कि ये है। अब ये एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। जब एक दूसरे से टकराएंगी तो इनमें एक तरह से वलन होता है। लेकिन असलियत ये है, जो पर्वत वाला एग्जाम्पल है, यहाँ पे एक प्लेट है, यहाँ है। अब ये प्लेट आप महाद्वीप समझ लीजिए और यहाँ से नदियाँ बह रही हैं, फिलहाल तो बीच में सागर है, तो वो अवसाद जमा होता रहता है इस तलछटी में। जब ये प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं तो वही अवसाद दबाव की वजह से ऊपर उठता है और ऐसे ऐसे वलन होता है, पर्वतों का निर्माण होता है। एक तरीका ये हो गया। दूसरी बात, कभी कभी क्या होता है कि प्लेटें एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, ऐसे एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे सरक जाती है, ऐसे नीचे, और इसकी वजह से भी वलन हो जाता है। जो हिमालय बना है उसमें दोनों घटनाएं हैं। पहली घटना ये हुई है कि वहाँ जो अवसाद जमा हुआ था वो अवसाद मुड़ गया, हिमालय बन गया। साथ ही साथ जो गोंडवाना प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस रही है। ये प्लेट ऊपर है, इसके नीचे धंस रही है, इसकी वजह से भी दबाव बनता है और ये फोल्डेड माउंटेन बनते हैं। ये कुछ बेसिक चीज़ें हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। यूरोप में पिरेनीज पर्वत है और उसको लेकर पूछ लिया गया कि किन देशों को अलग करता है। पिरेनीज पर्वत यूरोप की एक प्रमुख श्रृंखला है। स्पेन और फ्रांस के बीच में आप इसे देखेंगे। मैप निकालिए। मैं बार बार कहता हूँ कि जब आप भूगोल पढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि इतिहास पढ़ते समय भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें समझने के लिए मैप की ज़रूरत होती है। देखिए कहाँ है स्पेन, फ्रांस। वो प्राकृतिक वाला मैप आप देखेंगे उसमें आपको पर्वत भी दिख जाएगा। चलिए एक चीज़ और देख लीजिए। यह बिस्के की खाड़ी से भूमध्य सागर तक फैली हुई है। यह यूरोप और अफ्रीकी प्लेट की टकराहट का परिणाम है। तो ये मैप आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत और क्लियर हो जाएगा। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है आल्प्स। इसके बारे में प्रश्न पूछा गया था। आल्प्स पर्वत मध्य यूरोप की सबसे प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है माउंट ब्लांक है, माउंट ब्लांका भी कहते हैं इसको, जो फ्रांस और इटली की सीमा पर है। इसे भी आप मैप में देखें, बहुत ज़रूरी है। इसकी लंबाई इतनी किलोमीटर है, जानने की ज़रूरत नहीं है। किन देशों में ये फैली हुई है पर्वत श्रृंखला, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, इटली, फ्रांस, जर्मनी, इन देशों में फैली हुई है। कुछ और देश भी हैं छोटे मोटे, उनको भी देख लीजिएगा। इसके बाद विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला के बारे में पूछा गया था। आप जानते हैं एंडीज़ है।
इसको लेकर यूपीएससी ने एक बार कथन बनाया था, अभी हाल फिलहाल में 2024 में शायद प्रश्न आया था, या 25 में तो नहीं, लेकिन शायद 24 में, मतलब 24-25 में कन्फ्यूज़न है। इस पे अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कहाँ है ये? दक्षिण अमेरिका में है। पिछले पार्ट में भी मैंने आपसे बताया था एक रेफरेंस लेके, जब टेक्टोनिक्स प्लेटों के बारे में पढ़ रहे थे, तो कि आप दक्षिण अमेरिका देखिए एक बार। यह सतह पर स्थित विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, 7200 किलोमीटर की लंबाई है। और जब आप दक्षिण अमेरिका का मैप देखेंगे लगभग कुछ ऐसा है, ऐसा इधर यहाँ से लेकर के यही पूरी श्रृंखला ऐसे फैली हुई है। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला आप कह सकते हैं इसे। यह श्रृंखला वेनेजुएला से लेकर चिली तक फैली हुई है। कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि किन किन देशों में यह फैली हुई है, तो पूरा आप एक बार देख लीजिएगा। सॉरी, चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉकी पर्वत के बारे में पूछा गया था, कहाँ है ये? उत्तरी अमेरिका में। कई बार पर्वतों का मिलान करने के लिए पूछा जाता है, इसलिए भी ध्यान में रहना चाहिए। एंडीज़ के बाद उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है ये उत्तरी अमेरिका में है, ठीक है। इसकी अधिकतम ऊंचाई की जो है माउंट एल्बर्ट है, एक चोटी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो पीसीएस परीक्षाओं में पूछा जाता है। विश्व की जो सबसे ऊंची चोटियां हैं वो नवीन मोड़दार पर्वतों में पाई जाती हैं, वही वलित पर्वत जो ऐसे ऐसे मुड़ने की वजह से बनते हैं। ये पर्वत भूगर्भीय संकुचन और टकराव से बनते हैं। उदाहरण के लिए हिमालय बना है, एंडीज़ बना है, रॉकीज़ है, एल्प्स है, ये सब। विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटियों में अधिकांशतः इसी श्रेणी की पर्वत, मतलब इसी तरह की हैं। एक बात और, पेरिनीज़ नहीं, एपेनाइन है ये। एपेनाइन या पेनाइन, ऐसे इसका अलग अलग नाम कभी कभी हिंदी में हो जाता है। ये यूरोप में है, अपलेशियन अमेरिका में है, अरावली भारत में है। ये कुछ दिया गया था, पूछा गया था कि किस चीज़ के उदाहरण हैं। भाई ये जो पर्वत है ना, ये प्राचीन पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। अरावली आप जानते हैं प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। ये भूगर्भीय दृष्टि से अत्यंत पुराने पर्वत हैं। इन पर्वतों का घर्षण, क्षरण और अपरदन से काफ़ी भाग समतल हो गया है। इन्हें पुरानी पर्वत श्रृंखलाएँ कहा जाता है। अवशिष्ट पर्वत श्रृंखलाएँ भी कहा जाता है इनको, ठीक है। पूछ लिया जाए कि कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, मान लीजिए भारत के संदर्भ में आए, उसमें हिमालय दे दिया, पश्चिमी घाट दे दिया, पूर्वी घाट दे दिया, उसी में एक ये है अरावली, तो ये अरावली सही हो जाएगा। संसार की छत किसे कहा जाता है? रूफ ऑफ द वर्ल्ड। अभी नीचे इसी तरह का एक और कथन आपको देखने को मिलेगा। पामीर का जो पठार है मध्य एशिया में स्थित एक विशाल ऊंचाई वाला पठार है। इसे हिंदू कुश, तियानशान, कुनलून, काराकोरम, हिमालय पर्वत श्रृंखलाएँ चारों ओर से घेरती हैं, या यूँ कहें कि यहाँ से निकलती हैं, ठीक। मैप में देखना ज़रूरी है। तो पामीर का पठार, संसार की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, और आगे पृथ्वी की छत, इसमें अंतर है, थोड़ा ध्यान से, कई बार कन्फ्यूजन हो सकता है। फिलहाल उसके बारे में थोड़ा सा एक बात और जान लीजिए। पामीर वाला, इतना ऊंचाई कि इसे संसार की छत कहा जाता है। पृथ्वी की छत, ये तिब्बत पठार की बात हो रही है। तिब्बत पठार हिमालय के उत्तर में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इसे पृथ्वी की छत कहा जाता है। लगभग 1000 किलोमीटर चौड़ा है और 2500 किलोमीटर लंबा है। औसत ऊंचाई जो है 4500 मीटर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा है? इसको यूपीएससी ने भी पूछा है। अटाकामा। यहाँ पे तो मैं बता ही रहा हूँ, लेकिन एक बार अपने ऊपर मेहरबानी करिए और मैप लेकर बैठिए, खोलिए, देखिए, सामने दीवार पे चिपका रखा है, वहाँ देखिए। अटाकामा रेगिस्तान दक्षिण अमेरिका के चिली देश में है। मैं आपकी सहायता कर देता हूँ। मान लीजिए दक्षिण अमेरिका आपने खोला, ऐसे इधर इस हिस्से में कहीं आपको अटाकामा मरुस्थल दिखेगा। यह विश्व के सबसे शुष्क मरुस्थल है। यहाँ कुछ क्षेत्रों में वर्षों तक वर्षा नहीं होती, कई सालों तक बारिश नहीं होती है। यह अत्यधिक सूखापन और समुद्री धाराओं और पर्वतीय रुकावट के कारण होता है। इसे समझ लीजिए, यूपीएससी ने इस पे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे हैं। क्या है कि यह है दक्षिण अमेरिका, फिर वही लंगड़ा आम जैसा बना रहा है। खैर, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर ये रेगिस्तान है। ये कंसेप्ट समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी काम आ सकता है कि कुछ जगहों पर, खासतौर से यूपीएससी ने मेंस में जब पूछा था तो ये कहा था कि महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर बारिश क्यों नहीं होती, समझिए।
इधर है अटलांटिक महासागर, इधर पूर्वा हवाएं चल रही हैं, मतलब व्यापारिक हवाएं चल रही हैं। अब क्या है कि यहाँ से अगर वाष्प बना तो इस हिस्से में तटीय इलाके में बारिश हो जाती है, और यहाँ पे अभी हमने देखा कि पर्वत श्रृंखला है, एंडीज पर्वत है। तो ये अगर वाष्प वाली हवाएं यहाँ तक पहुँच भी जा रही हैं तो पर्वत की वजह से इसको पार नहीं कर पा रही हैं, तो इधर से तो बारिश नहीं होनी। ठीक, इधर भी पानी है, इधर प्रशांत महासागर है। लेकिन जब आप महासागरों के बारे में पढ़ेंगे, हमने धाराएं आपको पढ़ा है, आपको पता चलेगा कि यहाँ पर एक धारा बहती है, ठंडी धारा। वहाँ का जल ठंडा रहता है, उसे हम्बोल्ट की धारा, पेरू की धारा कहते हैं। इस ठंडी धारा की वजह से आसपास का क्षेत्र ठंडा रहता है, और आसपास का क्षेत्र ठंडा होने का मतलब है कि उस जल सतह के ऊपर का वायुमंडल भी ठंडा होगा। यानी कि जब हवा ही वहाँ की ठंडी है तो वहाँ पर लो प्रेशर नहीं बनेगा। लो प्रेशर वहाँ बनता है जहाँ पर गर्मी होगी, हवा उठेगी ऊपर, लो प्रेशर बना, फिर यहाँ पर हवाएं आएंगी, फिर उठेंगी, वाष्प बनेगा तो फिर बारिश होगी। यहाँ से हवा ऊपर उठ ही नहीं रही है, यहाँ पर हाई प्रेशर बना हुआ है, तो इस हिस्से में भी बारिश होने की संभावना कम है, और दूसरे हिस्से से तो वैसे भी नहीं आ पा रही हवाएं। इस वजह से यहाँ पर बारिश वर्षों तक नहीं होती। ये सिर्फ आटाकामा की बात नहीं है, सामान्य तौर पर जितने भी महाद्वीप हैं उनके पश्चिमी किनारों पर अगर बारिश नहीं हो रही है तो ये दो कंडीशंस आप देख सकते हैं एक साथ मिलते हैं। चलिए, इसी बहाने आपने एक मेंस का भी समझ लिया। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ है? सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पश्चिमी भाग में ये है। यहाँ पर बहुत सारे मरुस्थल पाए जाते हैं। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल है, सैंडी मरुस्थल है, ऐसे मिलान के लिए पूछ लिया जाता है। गिब्सन है, सिम्पसन है, ये सभी मरुस्थल दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में फैले हुए हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है, मतलब मरुस्थल बनने की संभावना कहाँ होती है सबसे ज़्यादा? 23 डिग्री अक्षांश के आसपास। क्यों भाई? पृथ्वी पर मरुस्थलों की स्थिति मुख्यतः 20 से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच पाई जाती है। यहाँ भी आपको कंसेप्ट समझना है, यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीएस मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए तो है ही। प्रीलिम्स में पूछा गया तभी तो हम आपको बता रहे हैं। यह क्षेत्र कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास का होता है, अभी मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ की अस्थायी हवाएं और महासागरीय धाराएं इस क्षेत्र को शुष्क बनाती हैं। स्थानीय हवाएं बोलना चाहिए, महासागरीय धाराएं। यह क्षेत्र उष्णकटिबंधीय उच्च दाब पथ के अंतर आता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उदाहरण के लिए अटाकामा अभी हमने बात की, सहारा है, कालाहारी है, अरब मरुस्थल है। हमने जो अटाकामा वाला एग्जाम्पल देखा उसमें एक चीज़ हमने डिस्कस नहीं किया, उसे यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। ये जो क्षेत्र हैं उच्च दाब पथ वाले हैं, यानी कि ये धरती है, ये भूमध्य सागर है, भूमध्य रेखा है, यहाँ लगभग मान लेते हैं कर्क रेखा है, और यहाँ पर मकर रेखा है। आप जानते हैं कि सूरज की किरणें यहाँ पर भूमध्य रेखा पर साल में सबसे ज़्यादा लंबवत यहीं पर पड़ती हैं। इसका मतलब है कि इस बीच वाली रेखा पर गर्मी ज़्यादा होगी। जब गर्मी ज़्यादा होगी तो यहाँ की हवाएं ऊपर उठेंगी। जब हवाएं ऊपर उठती हैं तो ऊपर उठने के साथ साथ ठंडी भी होती जाती हैं, इसीलिए भूमध्य रेखा पर ज़्यादा बारिश होती है। हर दिन 4 बजे तक बारिश हो जाती है। ठीक, जब हवाएं ऊपर उठ गई तो हमेशा ऊपर नहीं उठी रहती, इनके अंदर जो वाष्प है वो तो झड़ गया बारिश के रूप में। अब ये हवाएं नीचे बैठेंगी तो तुरंत वहीं नीचे नहीं बैठ सकती, क्योंकि नीचे से लगातार हवाएं आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि एक झोंक हवा आई और ऊपर उठ गई, फिर उसके बाद से हवा नहीं आ रही है, फिर नीचे बैठ गई। यहाँ से लगातार हवा ऊपर उठ रही है, तो ये वहाँ उतर नहीं सकती, तो ऐसे उतरती हैं। उत्तरी गोलार्ध में कुछ बढ़ गई, कुछ दक्षिणी गोलार्ध में, और ये हवाएं उतरती हैं कर्क रेखा के आसपास, मकर रेखा के आसपास, और यहाँ उतरने की वजह से यहाँ पर उच्च दाब बनता है। जब यहाँ पर हाई प्रेशर बन गया, उच्च दाब बन गया, इसका मतलब है कि यहाँ पर बारिश होने की संभावना कैंसिल। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया बारिश होने के लिए ये चाहिए कि हवा ऊपर उठे, ठंडी हो, इसमें जो वाष्प है वो संघनित हो, फिर बारिश की बूंदें बने और बारिश हो। लेकिन पहले यहाँ से हवा ऊपर से उतर रही है नीचे, यहाँ पर हाई प्रेशर बन गया, और जो हवा उतर रही है ऑलरेडी शुष्क है, क्योंकि इसका पानी पहले यहाँ पे बारिश के रूप में नीचे आ गया है। तो इस वजह से ये शुष्क हवाएं नीचे उतरती हैं, हाई प्रेशर बनता है, यहाँ बारिश नहीं होती। और ज़्यादातर मरुस्थल इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। साउथ में, जैसे अभी हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे थे, वो मकर रेखा के आसपास है। सहारा, थार, ये सब देखिए कर्क रेखा के आसपास है। ये एक प्रमुख कारण है। बाकी जो महाद्वीपीय कारण है वो सागर वाला, वो तो अपनी जगह है ही, ठीक है। लेकिन सागर वाला एक लिमिट तक ही है। जो सहारा रेगिस्तान है वो तो पूरे एक भाग से, अफ्रीका के एक भाग से दूसरे भाग तक फैला है। कम से कम बीचवा में तो बारिश हो जानी चाहिए थी, क्यों नहीं होती? यहाँ बारिश हो जाती।
उसका कारण ये है कि भाई यही हवाएं उतर रही हैं, हाई प्रेशर बना हुआ है। समझ में आ गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोबी मरुस्थल के बारे में प्रश्न पूछा गया था। गोबी मरुस्थल एशिया महाद्वीप के चीन और मंगोलिया के बीच में है। ज़रूरी है, मिलान के लिए पूछा जाता है, ये ध्यान रखना ज़रूरी है। यह विश्व के सबसे ठंडे मरुस्थलों में से एक है, ये आपको पता हो गया। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 डिग्री से नीचे चला जाता है, माइनस से भी नीचे चला जाता है। मंगोलिया के लिए, यह मंगोलिया के अधिकतर हिस्सों में फैला हुआ है। यहाँ वनस्पति बहुत दूर तक होती है, जो भूमि है वो पथरीली है। ये बेसिक बातें हैं। तकला मकान मरुस्थल के बारे में प्रश्न पूछा गया था, इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। यह मध्य एशिया के शिनजियान प्रांत में है, चीन में। ठंडा है, समशीतोष्ण मरुस्थल है। इसे विशेष महाद्वीपीय जलवायु से संबंधित मरुस्थल माना जाता है। महाद्वीपीय जलवायु के बारे में आपको एक बात पता होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए पूछ लिया जाए कि महाद्वीपीय जलवायु किसे कहते हैं। इसकी विशेषता ये होती है कि गर्मी में यहाँ पर तापमान बहुत चरम हो जाता है और जाड़े में तापमान फिर से बहुत चरम हो जाता है। अंतर यह है कि गर्मी में अधिक तापमान हो जाएगा और जाड़े में बहुत कम तापमान हो जाएगा, माइनस में। तो इस तरह की क्लाइमेट, इस तरह की जलवायु जहाँ पाई जाती है उसको हम महाद्वीपीय जलवायु कहते हैं। ये की पॉइंट्स, इसी को मैं कहता हूँ बेसिक। ये बेसिक चीज़ें हैं समझने के लिए। अच्छा, यह क्षेत्र शुष्कता और तापमान के तीव्र अंतर के लिए जाना जाता है, वही बात मैं आपसे कह रहा था। प्रमुख महाद्वीपों के मरुस्थल आप देख लीजिए। अटाकामा कहाँ है? उत्तरी चिली में है, और गोबी मंगोलिया में, सहारा उत्तरी अफ्रीका में, ऐसे पूछ लिया जाता है। विक्टोरिया झील के बारे में प्रश्न पूछा गया था। विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप में है, 3 देशों में फैली हुई है सीमा पर, तंजानिया, युगांडा, केन्या। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपीएससी भी ऐसे प्रश्न पूछती है, पीसीएस में भी ऐसे आते हैं। पूछ लिया जाए कि विक्टोरिया झील के किनारे कौन कौन से देशों की सीमाएं हैं, तो आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप गलती करेंगे। यह सतह क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और इस झील से नील नदी निकलती है। सवाल ये है कि यहाँ से वाइट नील निकलती है कि ब्लू नील निकलती है, क्योंकि 2 धाराएं वाइट नील और ब्लू नील मिलके आगे चल के नील नदी बनाती हैं। आप एक बार मैप देखिए, कम से कम इस बहाने तो जाकर देखिए। हर चीज़ बता रहा हूँ तो आप हो सकता है कि आप आलस करें। आलस नहीं करना, सफलता चाहिए तो थोड़ा बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा। इस झील से नील मुझे लगा कि इसमें नहीं लिखा है तो चलो कुछ काम करवाएं, कोई बात नहीं। खैर हाँ, नील नदी निकलती है, सिर्फ इतना ही। मुझे लगा कि मैंने बता दिया फिर से। नील नदी निकलती है, वाइट नील और ब्लू नील अभी छोड़ा है, मुझे लगा कि यहाँ लिख दिया। तो आप जाइए उसे देखिए मैप में कौन सी निकलती है 2 हिस्सों में से। अच्छा, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील मानी जाती है, जिसकी बात हमने की अभी, विक्टोरिया। अच्छा, नियाग्रा जलप्रपात के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, बीच में स्पेस होना चाहिए था। नियाग्रा जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। नियाग्रा फॉल, इसका आपने चित्र देखा होगा, कहीं न कहीं मूवीज़ में भी देखा होगा। यह ईरी झील को ओंटारियो झील से जोड़ता है, बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रेट लेक्स के नाम से 5 झीलें अमेरिका में फेमस हैं, वो जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। उसी में से ये 2 झीलें, एरी और ओंटारियो की बात हो रही है, उन्हीं के बीच में ये है नियाग्रा फॉल। यह नियाग्रा नदी पर स्थित एक प्रसिद्ध जलप्रपात है। यह उत्तरी अमेरिका की 5 महान झील समूहों में शामिल 2 झीलों के बीच स्थित है। इस समूह में देखिए कौन कौन सी झीलें, ह्यूरॉन है, सुपीरियर है, मिशिगन है, एरी है और ओंटारियो झील। इन 5 को मिला के ग्रेट लेक्स कहा जाता है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, खारे पानी की झीलें हैं कि मीठे पानी की? कॉमन सेंस वाला है, इसमें बहुत तीर नहीं मारना है, कॉमन सेंस लगाएंगे समझ जाएंगे। बाब अल मंडेब जल संधि के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, इसके बारे में जान लीजिए। ये अफ्रीका के हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आप देखेंगे जिबूती एक छोटा सा बिंदु जैसा देश दिखेगा मैप में, तो जिबूती और एशिया के यमन के बीच स्थित है बाब अल मंडेब। मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कितनी बार आपको कहूँ कि बार बार जाकर देखिए। ये देखिए, ये हो गया ऐसे, यहाँ पर है जिबूती, यहाँ पर है यमन, और ये जो हिस्सा है इसको हम बाब अल मंडेब जल संधि कहते हैं। ठीक है ना, ये पानी वाली, ये लाल सागर है, इधर अरब सागर है, यहाँ पे भारत है। इतना तो आप समझ सकते हैं मैप अगर आपने देखा हो तो। अच्छा, यह जल संधि आगे जाकर लाल सागर को अदन की खाड़ी और फिर हिंद महासागर से जोड़ती है। यह भू रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण जल संधि है। यहाँ से बहुत सारी जहाज़ें जाती हैं। अभी पिछले साल ही 2 साल पहले एक जहाज़ फंस गई थी, उसमें क्या कहते हैं, सुएज़ नहर में, पूरा ट्रांसपोर्ट रुक गया था, बड़ी दिक्कत हुई थी, जहाज़ें नहीं जा पा रही थी। अच्छा,
यह एशिया, पश्चिम एशिया और अफ्रीका के व्यापार मार्ग को नियंत्रित करती है। ठीक है। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान पम्पास पे प्रश्न पूछा गया था, बाकी चीज़ें और देख लीजिए। दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील के कुछ हिस्सों में स्थित घास के मैदान को पम्पास कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका से बीपीएससी को कुछ ज़्यादा लगाव नहीं लग रहा। वहाँ के पर्वत, वहाँ का रेगिस्तान, वहाँ घास के मैदान, वहाँ के खनिज, अभी आगे चलेंगे पता चलेगा कृषि से संबंधित क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं, कॉफ़ी वगैरह को लेकर के, चुकंदर, गन्ना, इसको लेके, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर। यह उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। इन्हें ला प्लाटा का मैदान भी कहा जाता है। अन्य घास के मैदान थोड़ा देख लीजिए कौन कौन से हैं, कहाँ पे हैं। प्रेरी है उत्तरी अमेरिका में, खूब पूछा जाता है पीसीएस में। वेल्ड दक्षिण अमेरिका में, स्टेपी यूरेशिया में है, मिलान के लिए पूछा जाता है। ब्राज़ील के पठार के घास के मैदान, ब्राज़ील के पठार पे भी घास का मैदान है, उसको हम कंपोज कहते हैं। अभी इसके पहले पंपास था, कंफ्यूज नहीं होना, ये कंपोज है। ब्राज़ील के पठारी क्षेत्रों में स्थित घास के मैदानों को कंपोज कहा जाता है। यह मैदान विशेष रूप से ब्राज़ील के उत्तर पूर्वी हिस्से में पाया जाता है। उत्तर पूर्वी दिशा मैंने आपको कई बार बताया, बेसिक चीज़ें समझना ज़रूरी है। ये ईस्ट है मतलब पूरब है, और ये वेस्ट है मतलब पश्चिम है, ये नॉर्थ है। बाकी आप समझ गए, ये भी बताना पड़ेगा, ये साउथ है। उत्तर पूर्वी का मतलब होता है अगर इधर जाते तो ये पूरब हो गया, इधर जाते तो उत्तर हो गया, इधर बीच में कहीं है तो ये उत्तर पूर्वी हो गया। मान लेते हैं कि ये ब्राज़ील है, ठीक है, और उत्तर पूर्वी की बात हो रही है, तो काल्पनिक रूप से ऐसे सोच लीजिए इस हिस्से में कहीं ये मैदान है। ठीक है। अच्छा, यहाँ की घास ऊंची और बहुवर्षीय होती है। ये दक्षिण अमेरिका के सबसे बड़े प्राकृतिक घास के मैदानों में गिने जाते हैं। वहीं बगल में अमेज़न फॉरेस्ट शुरू हो जाते हैं नीचे। अंटार्कटिका को एक महाद्वीप क्यों माना जाता है, इस पे प्रश्न पूछा गया था। ये पृथ्वी का सबसे दक्षिणी महाद्वीप है। ये पूरा जब ग्लोब देखेंगे, यहाँ नीचे जो है, यहाँ सफ़ेद सफ़ेद आपको दिखेगा, वो बर्फ़ को इंडिकेट करने के लिए। ऐसे आपने मैप देखा तो इसी को थोड़ा फैला के ऐसे दिखाया जाता है। ये महाद्वीप, यह उत्तर और दक्षिण दोनों ध्रुवीय क्षेत्रों के समीप स्थित है। इसे पृथ्वी का श्वेत महाद्वीप कहा जाता है, और इसका कोई अस्थायी मानव निवास नहीं, मतलब यहाँ पर लोग नहीं रहते, लेकिन यह भूगोल, जलवायु, पारिस्थितिकी की दृष्टि से स्वतंत्र महाद्वीप के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसे यह दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है। इसके चारों ओर जो महासागर है उसको दक्षिणी महासागर कहते हैं। ठीक है। उसके बाद से सुंडा ट्रेंच के बारे में यहाँ से यूपीएससी ने भी प्रश्न पूछे हैं। अगर आप मेरे पढ़ाने की शैली से परिचित हैं तो आप इस बात को जानते हैं, नहीं परिचित हैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जब मैं यूपीएससी के लिए पढ़ाता हूँ, टॉप 300 की सीरीज़ चलती है। अब तो आप जान रहे हैं एमसीक्यू की एक सीरीज़ चला रहे हैं टॉप 500 के नाम से। तो जब मैं यूपीएससी की बात करता हूँ तो उस दौरान बार बार मैं उन तथ्यों को याद दिलाता हूँ कि ये पीसीएस में भी पूछा जाता है, और जब मैं पीसीएस पढ़ाता हूँ तो वहाँ याद दिलाता हूँ कि यह यूपीएससी में भी पूछा जाता है। इसका कारण ये है कि अगर आप दोनों परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप उनके बीच में कनेक्शन बना सकें। बहुत से दोस्त ऐसे हैं ना जो पीसीएस के लिए पढ़ना शुरू करेंगे तो यूपीएससी के एंगल से कुछ सोच ही नहीं पाते, और यूपीएससी के लिए पढ़ेंगे तो पीसीएस के एंगल से कुछ नहीं सोच पाते, और परीक्षाएं दोनों देना चाहते हैं। कैसे करेंगे जब तक दोनों का इंटरलिंक नहीं कर पाएंगे? मुश्किल है चीज़ों को एक साथ लाना, इसीलिए मैं बताते रहता हूँ। तो सुंडा यहाँ पे बीच में गैप होना चाहिए, ट्रेंच यहाँ होना चाहिए। इंडोनेशिया के समीप स्थित एक गहरी समुद्री गर्त है, खाई है। यह सुमात्रा द्वीप के समानांतर स्थित है। फिर से आप देखिए कि ये सुमात्रा द्वीप कहाँ है, थोड़ा सा हिंट देते हैं, ये भारत का हिस्सा है, आपको इधर कहीं आना है। इंडोनेशिया आपको यहाँ दिख जाएगा। अब देखिए सुमात्रा द्वीप कहाँ पे है, बहुत ज़रूरी है। सुमात्रा द्वीप को लेकर के यूपीएससी ने कई बार प्रश्न पूछे हैं। यह हिंद महासागर में स्थित है और इसकी गहराई जो है 7290 मीटर है। इसे जावा गर्त भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है। यह प्रशांत प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव क्षेत्र में स्थित है। एक तरफ से यूरेशियन प्लेट आ रही है, एक तरफ से प्रशांत प्लेट, और उनका टकराव जहाँ हो रहा है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कई बार प्लेटें एक प्लेट दूसरे के नीचे चली जाती है। अब यहाँ पे खाई बन गई। और प्लेटों की जहाँ तक बात हो रही है तो ये मत सोचिए कि जो स्थल है, जो महाद्वीप दिख रहे हैं, बस वही प्लेट से बने हैं। जो सागर दिख रहा है आपको, जिस पे पानी ऊपर है, उसके नीचे का हिस्सा वो भी प्लेट जैसा ही है। प्लेट जैसा नहीं, प्लेट ही है वो। ठीक है, पानी के नीचे दबा हुआ है तो उसको हम महासागरी प्लेट कह देते हैं। जो स्थल है, महाद्वीप है, उसको महाद्वीपी प्लेट कह देते हैं। बस इतना ही अंतर है। ठीक है।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं। किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं भाई? सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। कुल 7 महाद्वीपों में सबसे अधिक देश कहाँ हैं? अफ्रीका में है, लगभग 54 देश हैं। एशिया में 48 हैं, यूरोप में 49 हैं और उत्तरी अमेरिका में लगभग 23 है। अफ्रीका की विविध जनजातियाँ उप सहारा क्षेत्रों में अनेक स्वतंत्र इकाइयाँ इसे सबसे अधिक देशों वाला महाद्वीप बनाती हैं। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ये बेसिक तथ्य हैं जो बीपीएससी में पूछे जाते रहे हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। एशिया क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया का कुल क्षेत्रफल इतना है, बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं है। अन्य महाद्वीपों को आप ऐसे क्रम में याद कर लीजिए, ये वाला मत याद रखिएगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ग्रीनलैंड किस देश का भाग है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है। ग्रीनलैंड भौगोलिक रूप से उत्तर अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है। भौगोलिक रूप से उत्तर अमेरिका, समझ रहे हैं ना? अब इस पे थोड़ा सा मुश्किल होता है बनाना। ये मान लीजिए ये ऐसे उत्तर अमेरिका है, ठीक है, नीचे वही लंगड़ा मोला बनाते हैं जो, तो यहाँ पे ग्रीनलैंड है। मैप में आप देखेंगे तो भौगोलिक रूप से आप देखेंगे तो उत्तर अमेरिका के पास है, उसी का हिस्सा है, लेकिन राजनीतिक रूप से यह डेनमार्क के अधीन है। और राजनीतिक नियंत्रण जिसके पास है, समझिए कि वही उसी का देश है। हर तरह से उसके संसाधनों का इस्तेमाल वही देश करेगा, उस पर उसी देश के लोग बस सकते हैं, वही उसी देश का कानून लागू होगा। तो डेनमार्क का ही वो हिस्सा है। यह आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच में स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है जो पूरी तरह से बर्फ़ से ढका रहता है। अब तो धीरे धीरे बर्फ़ पिघल रही है, तो इसके भी बहुत सारे जगह हैं, वहाँ पे आप घास देख सकते हैं। लोग अब बसने लगे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बर्फ़ पिघल रही है, जगह बन रही है, और जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है वहाँ पे हालत ख़राब हो रही है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ध्यान रखिएगा, पीसीएस में भी मतलब यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है और बाकी पीसीएस परीक्षाओं में भी। यह कनाडा के आर्कटिक द्वीप समूह के पूरब में स्थित है। अभी मैंने हिंट दिया, आप मैप में एक बार देखेंगे क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है भाई? कई द्वीपों से मिलकर जापान बना है, उसमें एक जो सबसे बड़ा द्वीप है उसको होन्शु कहा जाता है। होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। क्षेत्रफल इतना है, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह जापान की सबसे अधिक जनसंख्या और आर्थिक रूप से विकसित क्षेत्र है। टोक्यो, याकोहामा, ओसाका, ये सब जितने प्रमुख नगर हैं उसी में है। बाकी द्वीपों की बात करें तो होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु, ये 4 द्वीप हैं जिनसे मिलकर जापान बना हुआ है। और भी छोटे छोटे द्वीप हैं, उनको काउंट नहीं किया जाता वैसे। सबसे अधिक द्वीपों वाला देश कौन सा है? वह देश जिसके द्वीप सबसे ज़्यादा हैं उस पर अधिकार है। इंडोनेशिया है, पूछा जाता है ऐसे भी। एक द्वीपीय गणराज्य है जो दक्षिण पूर्व एशिया और ओशिनिया में स्थित है। ये कुछ सालों पहले एक नया नाम बनाया गया है, इसके बारे में किसी दिन विस्तार से डिस्कस करेंगे। यह विश्व का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। इंडोनेशिया में 17,000 से ज़्यादा द्वीप हैं, सोच लीजिए। प्रमुख द्वीपों की बात करें तो जावा है, यहाँ पर सुमात्रा है, बोर्नियो है, पापुआ है, बाली, ये सब वहीं पे हैं। राजधानी क्या है? जकार्ता। इसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा द्वीप कौन है? बोर्नियो। कुछ ऑप्शंस दिए गए थे, उनकी बात हो रही है ऑप्शंस में, बाकी हमने देखा था अभी दुनिया का सबसे बड़ा। तो जो विकल्प दिए गए थे उनमें बोर्नियो, मेडागास्कर, सुमात्रा, ग्रेट ब्रिटेन। ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न था, लेकिन आप इसे याद रखेंगे और दोबारा रिपीट किया गया तो आसानी से आप हल कर पाएंगे। और वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा ग्रीनलैंड है, ये हमने देखा ही है। फिजी द्वीप की बात करें तो ये कहाँ पर है? ये द्वीपीय गणराज्य है, दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित है। मेलानेशिया क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है इसको, ठीक है, बेसिक। जब क्लाइमेट चेंज की बात आती है तो फिजी का एग्जाम्पल पहले आता है कि भाई जल स्तर बढ़ेगा, फिजी जैसे देश द्वीप डूब जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे वहाँ के लोग। राजधानी इसकी सुवा है। यह पर्यटन और शांति के लिए प्रसिद्ध देश है, द्वीपीय देश है। अटक और सिंधु नदी की बात हो रही है। ये पाकिस्तान का एक प्रमुख स्थान है। सिंधु नदी की पहाड़ी यात्रा के अंत में यह नदी अफ़गानिस्तान के अटक क्षेत्र से होकर बहती है, और इसको थोड़ा सा आप उसके साथ मैप के साथ मिलाकर देखिएगा तब समझ में आएगा। अटक वह स्थान है जहाँ से सिंधु नदी का मैदान
मैदानी क्षेत्र प्रारंभ होता है। यह रणनीतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। सिंधु की सहायक नदी जो है काबुल नदी अटक के पास सिंधु से आके मिलती है। ठीक है। इसके बाद दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी अमेज़न। दक्षिण अमेरिका, मैंने अभी बताया, बीपीएससी को बहुत लगाव है दक्षिण अमेरिका से, ध्यान रखिएगा। अमेज़न नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। यह पानी की मात्रा और अपवाह क्षेत्र से की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। सवाल ये है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी और विश्व की सबसे लंबी नदी में क्या अंतर है। अगर आपको पता है तो लगता होगा कि यार क्या बेसिक बातें कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को सीरियसली नहीं पता होता इसका अंतर। सबसे लंबी नदी का मतलब सिंपल सा है कि कितनी दूरी तय की है इस नदी ने। नील नदी सबसे लंबी नदी है। और सबसे बड़ी नदी का मतलब होता है कि कितना ज़्यादा क्षेत्र इसने कवर, मतलब कितनी दूर दूर के क्षेत्रों से पानी इसमें आ रहा है। ठीक है, ये कितना ज़्यादा पानी ढो रही है अपने बेसिन के माध्यम से, मतलब इस नदी बेसिन में कितना पानी अपवाहित हो रहा है, उस मात्रा के हिसाब से बड़ी नदी डिसाइड होती है। तो पानी सबसे ज़्यादा ढो रही है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रों को, मतलब क्षेत्रों से पानी यहाँ आ रहा है, उस हिसाब से अमेज़न सबसे बड़ी नदी है। और सबसे लंबी दूरी तय करने वाली नदी है नील, तो वो लंबी हो गई दुनिया में सबसे। बाकी अटलांटिक महासागर में गिरती है, ऐसे प्रश्न हर परीक्षा में पूछे गए कि कौन सी नदी कहाँ गिरती है। यूपीएससी ने तो कई बार ऐसे प्रश्न पूछे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सीन नदी किस नगर से होकर बहती है। सीन फ्रांस की राजधानी पेरिस शहर से होकर बहती है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद यह नदी मैरीन और ओइस नदियों के, इसको इंग्लिश में हो सकता है हिंदी में कोई और नाम भी दे दिया जाए, नदियों के संगम क्षेत्र में प्रवाहित होती है। वैसे भी इसको याद नहीं रखेंगे तो काम चल जाएगा। यह फ्रांस की प्रमुख जल परिवहन मार्गों में से एक है। यह ऐतिहासिक और पर्यटन दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। नदियाँ और उनके नगरों का मिलान करने के लिए पूछा गया था, बहुत महत्वपूर्ण है। ये फॉर्मेट पीसीएस परीक्षाओं का फेवरेट फॉर्मेट है। और भूगोल में एक प्रश्न हर साल किसी न किसी परीक्षा में, आप किसी नहीं मतलब ऐसे कहना चाहिए कि हर पीसीएस परीक्षा में एक प्रश्न भूगोल का ऐसा आपको दिख जाता है। रॉटरडैम नीदरलैंड्स, वहाँ से राइन नदी बहती है। पेरिस फ्रांस में है, सीन नदी बहती है। बुडापेस्ट हंगरी में है, वहाँ से डेन्यूब नदी बहती है। और वाशिंगटन, आप जानते हैं यूएसए में, वहाँ से पोटोमैक नदी बहती है। ये सभी नगर अपनी अपनी नदियों के किनारे स्थित हैं, मतलब वही इन नदियों के किनारे स्थित हैं, और इनके आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में बहुत बड़ी भूमिका है। मिसिसिपी डेल्टा की बात हम कर लेते हैं कि याज या अंगुलित डेल्टा का उदाहरण है। अंगुलित डेल्टा मतलब ऐसी उंगलियों के जैसा ऐसा डेल्टा बना हुआ है, मतलब मैंने उंगली जैसा तो नहीं बनाया, पंजेकार जैसे होता है, ऐसे डेल्टा बन गया। अब इस डेल्टा के बनने में क्या प्रोसेस रहा होगा। ऐसे नदी आई है और नदी ऐसे अलग अलग भागों में बंट के समुद्र में मिली है, और उसके किनारे किनारे जो है ये अवसाद जमा हो गया है। तो ये जो डेल्टा बना है ना, उंगली जैसा, ऐसे पक्षी, ऐसा लग रहा है कि किसी चिड़िया का पंजा है, तो ये तो आपने समझ लिया। तो ये पंखनुमा डेल्टा बनाती है, अंगुलित डेल्टा बनाती है मिसिसिपी नदी। अमेरिका के सबसे बड़ी नदी तंत्रों को प्रभावित करती है। यह विश्व की सबसे प्रसिद्ध डेल्टा प्रणालियों में से एक मानी जाती है। मरे और डार्लिंग नदियाँ, ये कहाँ हैं आप देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख नदियाँ हैं मरे और डार्लिंग। इसके बाद इसी में मरे नदी का उद्गम ऑस्ट्रेलिया के आल्प्स पर्वतीय क्षेत्र से होता है। आल्प्स के साथ, उसके साथ कंफ्यूज नहीं होना, यूरोप वाले के साथ। यह ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की ढालों से निकलती है। डार्लिंग नदी मरे नदी की सहायक नदी और मुरे डार्लिंग नदी प्रणाली का हिस्सा है। और वही मरे मुर्रे एक ही है, ज़्यादा परेशान नहीं होना। इन नदियों का संगम ऑस्ट्रेलिया के वेंटवर्थ क्षेत्र में होता है। इसके बाद गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित डेल्टा, इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा भी कहा जाता है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यह डेल्टा बांग्लादेश और भारत यानी कि पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है और बंगाल की खाड़ी में जाकर समाप्त हो जाता है। यह डेल्टा अत्यंत उपजाऊ और जैव विविधता से भरपूर है। तो ये बेसिक सी जानकारी है। ग्रैंड कैनियन के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। उत्तर अमेरिका के एरिजोना राज्य में स्थित है। यह एक अत्यंत गहरी और विस्तृत घाटी है ग्रैंड कैनियन, जिसे कोलोराडो नदी ने लगभग 6 से 7 मिलियन वर्षों में काट कर बनाया है। मतलब बहुत गहरी खाई है, उसी में नीचे नदी बह रही है।
इसकी गहराई 1800 मीटर तक है। सोचिए, लगभग 440 किलोमीटर तक लंबा है ये। यह एक प्राकृतिक गार्ज और विश्व के गहन महान भू आकृतिक स्थलों में से एक है। कभी सर्च करिएगा यूट्यूब पर इसके बारे में, बहुत खूबसूरत लगेगा देखने में। कोई वीडियो बढ़िया सर्च करके देख सकते हैं। फ़िलहाल एक यहाँ से हम अगले पार्ट में जाएंगे। तब तक आप एक काम करिए, सारी नोट मैंने दे दी है आपको, सारे विषयों की नोट दे दी गई है, इंग्लिश में हिंदी में दोनों भाषाओं में। तुरंत जाइए नोट लीजिए, मैंने व्हाट्सएप नंबर आपको दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में मेरे ख्याल से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। जाइए पुरानी वीडियोस देखिए, बार बार रिवाइज़ करिए और फिर वापस आइए, फिर इसको हम कंटिन्यू करेंगे। फ़िलहाल अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।